नमस्कार साथियों, राज कंपटीशन कोचिंग में आप सबका हृदय से स्वागत है। साथियों, इसके पहले हम आर्टिकल 30 तक पढ़े, यानी 30 अनुच्छेद पढ़े, 31 निश्चित कर दिया गया है। अब आज हम देखेंगे अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, जिसे हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना भी संविधान की आत्मा है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीढ़ है। आइए हम उसको बताते हैं। अनुच्छेद 32 क्या है, कितनी प्रकार की रीढ़ है, हमारा मौलिक अधिकार का जब हनन होता है हम कहाँ जाते हैं, उसके विषय में। आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब तक तो हम पढ़ते आए, संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिया है। अगर हमारे और आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम और आप कहाँ जाते हैं? आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय, 226 के तहत उच्च न्यायालय। साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हमारे और आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम जो है आर्टिकल 32 यानी 32 के तहत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अपने न्याय के लिए, और तो मतलब अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाएंगे। उच्चतम न्यायालय में 32 के तहत, उच्च न्यायालय में 226 के तहत। इसमें जो है 5 प्रकार की रीट दी गई है, और यही अनुच्छेद में पूछता है कभी कभी परीक्षाओं में कि कितनी प्रकार के रीट हैं। तो 5 प्रकार की रीट, एक बार ऐसे ही पूछ लेगा कितने प्रकार की रीट है, 5 प्रकार की रीट दाखिल की जा सकती है। और पूछता है 5 प्रकार की रीटों में कैसी कैसी, तो उसको हम बता रहे हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध, 5वां है अधिकार परीक्षण। ये 5 प्रकार की रीट दाखिल की जाती है। आइए हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट कर रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा करिए। कहने का मतलब, अगर कभी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है या आपके घर वाले कोई भी व्यक्ति जाता है, अपना लेके भाई देता है, कोई वकील जाता है, तो कोर्ट पूछेगा उससे, भाई आप गिरफ्तार किए कहाँ रखे हो, बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है। इसके पहले हम आपको बताए भी थे, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं कि 24 घंटे के अंदर जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कानून भी, जैसे रासुका हो गया, उसमें 3 महीने तक आपकी जमानत नहीं हो सकती। ऐसे तमाम कानून हैं, जब उसको पढ़ाएंगे आगे वीडियो में तो बताएंगे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने करिए। उसके बाद परमादेश, अगला रेट जो है परमादेश। अब आइए हम जानते हैं परमादेश क्या होता है। परमादेश, इसका अंग्रेजी में कहते हैं मैडम का आदेश, समझ लीजिए, मैडमस कहते हैं। तो इसको जो है समझ लीजिए, अपने हिसाब से बनाइए, मैडम का आदेश समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। समझना, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है, इसमें जो है ऊपर के जो न्यायालय होते हैं, नीचे के जो लोग होते हैं, अगर वे अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आदेश देता है कि आप सही से कार्य करिए। कहने का मतलब घूसखोरी में न रहिए। अगर ऐसी जगह आप पकड़े जाएंगे तो आपको हटा भी दिया जाएगा। वो आदेश देते हैं कि अपना जो कार्य है, आपका जो कार्य है, आपका जो कर्तव्य है, जो है सही तरीके से करिए। मतलब आप जो है घूसखोरी में किसी प्रकार से संलग्न न होइए। परमादेश का मतलब ये है, जो है न्यायालय जो है नीचे वालों को जारी करता है। फिर अगला है उत्प्रेषण। देखिए, उत्प्रेषण और प्रतिषेध में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। उत्प्रेषण का मतलब होता है, जैसे कभी कभी होता है कोई फैसला सुना दे रहे हैं और वह फैसला उस न्यायालय के अधीन नहीं है, वह क्षेत्र उस न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता, और वो फैसला सुना दे रहे हैं, तो उस पर जो है रोक दिया जाता है। वही जो है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब रोकना। पहले हम प्रतिषेध पढ़ेंगे, तब उसके बाद उत्प्रेषण पढ़ेंगे। हम उत्प्रेषण पहले लिख दिए हैं, पहले प्रतिषेध समझिए। प्रतिषेध का मतलब, प्रतिषेध मतलब रोकना। अगर कार्यवाही चल रही है उसके दौरान जो है हम रोक देते हैं, वही प्रतिषेध है। और उत्प्रेषण का मतलब होता है उत्प्रेषण, यानी वहाँ से मंगा लेते हैं, अपने पास मंगा लेते हैं। दोनों में सिर्फ यही होता है, प्रतिषेध का मतलब रोकना,
कार्यवाही अगर चल रही है, उत्प्रेषण मतलब अपने पास मंगा के उसको समाप्त कर देना। कहने का मतलब प्रतिषेध, अब जब आपका न्यायालय क्षेत्र का अधिकार वहाँ है नहीं, अधिकार आपका है नहीं, आप वहाँ फैसला सुना दिए तो जो है उसको समाप्त कर देता है और वह जो है अपने पास मंगा लेता है, उच्च वाला जो होता है, ठीक है। ये निम्न न्यायालयों के ऊपर जारी की जाती है जिसका अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। ये होता है प्रतिषेध रोकना, उत्प्रेषण अपने पास मंगा लेना। अधिकार परीक्षा, को वारंटो, अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है जैसे आप किसी मतलब को वारंटो, किस अधिकार के तहत आप इस कुर्सी पे बैठे हो। जैसे मान लीजिए सिलेक्शन हो गया आपका, कहीं आप पहुंच गए तो उसमें पूछते हैं आप, मतलब आपसे वहाँ पूछ सकते हैं, न्यायालय आपसे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार के तहत इस कुर्सी पर बैठे हैं, को वारंटो। इसका मतलब ये होता है अधिकार परीक्षा। अगर आप सही पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको हटा भी दिया जा सकता है को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा के तहत। ये 5 प्रकार की रीट आपकी हो गई। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष करो। परमादेश, अगर आप घूसखोरी में भ्रष्टाचार में संलग्न पाए गए, आपको आदेश देगा न्यायालय कि आप सही से कार्य करिए, नहीं तो हटा दिए जाएंगे। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है अपने पास मंगा लेना, प्रतिषेध का मतलब रोक देना, अपने पास मंगा के कार्रवाई को सॉल्व कर देना। अधिकार परीक्षा, अधिकार की परीक्षा का मतलब आप किस अधिकार से या किस हैसियत से आप किस उस कुर्सी को पाए हैं, उसमें न्यायालय आपसे पूछ सकता है। अगर आप सही पाए तो जो है आप सही ही, नहीं तो उस पर आपको हटा भी सकता है। इसके बाद यह है अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट था। कितनी प्रकार की रीच, 5 हम आपको बता दिए। अब आइए अनुच्छेद 33, 34, 35, ये जो है मार्शल लॉ से संबंधित, इनको बता दे रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही था 32, लेकिन 33, 34 भी बता दे रहे हैं। 33 मतलब होता है सशक्त बलों, सशक्त बलों, गुप्तचरों सूचना विभाग के लिए है। सशक्त बलों, गुप्तचरों सूचना विभाग के लिए मौलिक अधिकार है। जैसे हमारा कहने का मतलब सबका मौलिक अधिकार है। सशक्त बल गुप्तचर कहते कि भैया हमें भी मौलिक अधिकार है स्वच्छ नीति लेने का, तो उनके लिए अलग व्यवस्थाएं होती हैं, वो उनके लिए हैं। और 34 भी है सेना विधि, मार्शल लॉ से संबंधित है। अगर कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उसके लिए जो है अलग से कानून बना सकता है संसद, जो है विधानमंडल कानून नहीं बनाते, मार्शल लॉ से संबंधित है, इनका अलग से नियम होता है, इनके लिए संसद कानून बनाता है, विधानमंडल नहीं बनाते। और 35 जो है संसद द्वारा मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कानून बना सकती है। संसद जो है मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कानून बना सकता है। 33, 34, 35, ठीक है। ये जो है आम जनता के लिए नहीं है, ये सब उनके लिए है। तो 32 हो गया, 33, 34, 35। आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट हम चलते हैं नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम कहते हैं DPSP, 36 से लेके 51 तक। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो है 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 हम बारी बारी को बताएंगे। ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये साथियों जो है राज्य के लिए होते हैं। DPSP जो होता है राज्यों के लिए होता है। कहाँ से लिया गया? आइए हम आपको बताते हैं नीति निर्देशक तत्व लिया कहाँ से गया है। नीति आई, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, अ से आयरलैंड। नीति आई से आप बैठाएंगे तभी क्लियर होगा। नीति आई, अ से आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर 51 तक है। और क्या लिया गया है आयरलैंड से, और एक चीज लिया गया है राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। तो आइए देखिए 36 से लेके जो है 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। 36 में क्या है, राज्य के लिए प्रावधान, मतलब राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। जैसे अनुच्छेद 12 में भी थी राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 36 में, और किस अनुच्छेद में है, 152 में भी है, ठीक है। 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्य की परिभाषा है। तो 12 में राज्य की परिभाषा हम पढ़ के आए, जान गए। 36 में भी राज्य की परिभाषा है, राज्य के विषय में है। अनुच्छेद 37 अंतर्विश्व तत्वों को लागू करना, मतलब इसका मतलब ये होता है अनुच्छेद 37 का मतलब अंतर्विश्व तत्वों को लागू करना। ये जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये जो है सरकार के लिए है। अगर सरकार कोई कार्य नहीं कर रही तो हम उसके लिए जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए, जैसे हम लोग आते हैं रास्ते में, कहीं गिट्टी है तो मिट्टी नहीं, और मिट्टी है तो गिट्टी नहीं, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते कि भैया इसको लागू करवाइए, सरकार ये कार्य नहीं कर रही, सरकार वो कार्य नहीं कर रही है। कहने का मतलब 37 यही है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 आइए। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य। 38 अड़ा आ रहा है तो कल्याणकारी, अड़ा से पकड़ेंगे आपको तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। इधर कल्याणकारी आ रहा है, उधर 38 में अड़ा आ रहा है, ठीक है।
इससे आपका क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 38 में क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य के विषय में है, सरकार ऐसा बनाएगा कि सबका जो है कल्याण हो। अनुच्छेद 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 का भी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए हम आपको बताते हैं 39 में क्या है। अनुच्छेद 39 का आता है पुरुष स्त्री के लिए जीविका के साधन, पुरुष और स्त्री के लिए जीविका का साधन उपलब्ध कराया सरकार। कहने का मतलब यह है समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि स्त्री और पुरुष के लिए जीविका के साधन उपलब्ध कराए और समान कार्य के लिए समान वेतन, इतना जानते रहिए बस। यही 39 है। और 39 का जो है जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये जो है क्या है कि जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 39 का क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है 39। आइए 39 का में देख लीजिए, 39 का दोनों हो गया। 39 हुआ समान कार्य के लिए समान वेतन, और 39 का हो गया 39 हो गया स्त्री पुरुष के जो समान कार्यों के लिए समान वेतन। 39 का समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता है, उसमें जो है समान कार्य के लिए समान वेतन है, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता है। क्लियर। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है एक ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन है। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा 32, क्योंकि इसके पहले हम 31 तक आपको बता चुके थे। आज 32 से प्रारंभ कर रहे हैं। 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार की रीट है, पांचों हमने बताया, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षण। इसके बाद फिर आए 33, 34, 35 एक गुप्तचर विभागों के लिए, उनके लिए मार्शल लॉ सैनिकों के लिए है। इसमें जो है सशस्त्र बलों गुप्तचरों आदि विभागों के लिए जो है मौलिक अधिकार की वो मांग नहीं कर सकते। 34 में सेना में जहाँ मार्शल लॉ लगा हो वहाँ जो है एक कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति होती है, विधानमंडल नहीं बना सकता। 35 में संसद मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए कानून बना सकती है। तो ये 32 इंपॉर्टेंट है। आइए नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से और क्या लिया गया है, 12 राज्यपाल जो है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवी ऐसे व्यक्तियों को 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व मतलब आयरलैंड से लिया गया है, और नीति निर्देशक दोनों आयरलैंड से लिया गया है। तो 36 में क्या है, 36 में वही है जो अनुच्छेद 12 में है। 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, और 36 में भी है, और 152 में भी है। 37 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। हमारा कहने का मतलब अगर सरकार राज्य कुछ कर नहीं रही है तो इसको जो है न्यायालय द्वारा हम परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय लेकर नहीं जा सकते क्यों सरकार ये कार्य नहीं कर रही है। 38 आ रहा है, 38 का मतलब लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य 38 में है। 39 सबसे इंपॉर्टेंट, समान कार्य के लिए समान वेतन, सीधा समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष स्त्री के लिए जीविका चलाने का साधन, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का क्या है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। यह जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इसके बाद आ गया अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन जो हर गाँव में है, ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 40 तक हो गया। इसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 तक जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद भाग 5 आ जाएगा। अब तक हम भाग 4 चल रहे थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद 4 का में है मौलिक कर्तव्य, इसको बताते हुए भाग 5 चलेंगे, तब उसके बाद बताएंगे।